नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात पटना के आईजीआईएमएस की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे की छत अचानक आज गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त तीसरे फ्लोर पर कोई भी मौजूद नहीं था। आईजीआईएमएस में राज्य के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का निर्माण 120 करोड़ की लागत से हुआ है। 1 साल पहले सीएम ने इस संस्थान का उद्घाटन किया था। बीते 1 महीने से मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त 3rd फ्लोर में कोई भी मौजूद नहीं था। आप तस्वीरों में साफ देखिए कि कैसे किस तरह से छत का मलबा बिखरा पड़ा है। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मौजूद होता तो उसकी हालत क्या होती। मलबे को देखकर लग रहा है कि इसका निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल आईजीआईएमएस प्रबंधन इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने घटना के बाद आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। तो 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। 2 कमरों की छत गिरी आईजीआईएमएस में, देखिए बड़ा हादसा टला। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की तस्वीर जो 120 करोड़ की लागत में 1 साल पहले ही बनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 कमरे की छत भरभरा कर नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि तीसरे तल्ले की छत जिस वक्त गिरी, छज्जा जहां जिस वक्त गिरा उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से आईजीआईएमएस में हाल ही में तैयार हुआ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे का छज्जा अचानक गिर गया। और देख सकते हैं कि छज्जा गिरने के बाद आवाज इतनी तेज थी क्योंकि मलबा काफी अधिक गिरा है। लोग काफी डर गए हैं। हाल ही में इस बिल्डिंग में जो है कैंसर रोगी जो है उनका इलाज शुरू हुआ है। और 1 साल पहले इस बिल्डिंग के तैयार होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और देख सकते हैं कि आलीशान यह भवन तैयार कराया गया था, यानी तीसरे फ्लोर पर यह घटना घटी है। रूम नंबर 314 और रूम नंबर 313 देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया है। और आपको हम दिखा रहे हैं छत की हालत कैसी हो गई है। शुक्र कहिए कि कोई पेशेंट इसमें नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी और कोई जो बड़ा हादसा कहें आप, बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से बड़ी मात्रा में जो मलबे आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबे देख सकते हैं कि पूरे अभी बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि आईजीआईएमएस प्रबंधन इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ कतरा रहा है, लेकिन बताते चलें कि हाल ही में इसे तैयार कराया गया। इसकी लागत 120 करोड़ रुपए है, यानी स्टेट का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है इसे, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई और महज 1 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन निर्माण कंपनी ने किस क्वालिटी की सामग्री इसमें लगाई और किस तरह से इसे तैयार किया आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ और उसके बाद ये मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया। और पूरा ड्राम से ना किया था, पूरा आवाज इतना कि सब डर गया था। काफी ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, काफी बहुत ज्यादा देर तक आवाज रही। वही लगता है कि 5 मिनट तक गूंजा कुछ देर तक। इससे पहले कभी देखा था आप लोगों ने कि लग रहा है गिरने वाला, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, पर एक वाई हो गया। आईजीआईएमएस प्रबंधन अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं चर्चा गर्म है और उम्मीद की जा रही है कि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होगी। और जांच के बाद यह पता चलना जरूरी है कि आखिर किस तरह की क्वालिटी पर जो है मकान खड़ा कर दिया गया और लापरवाही किस हद तक थी। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बात न्यूज 18 के खबर की असर की, तो समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। वहां से अगवा नाबालिग लड़की को रिहा करा लिया गया। लड़की को सिवान से रिहा कराया गया, जबकि एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। 23 अगस्त को लड़की को अगवा किया गया था, जिसके बाद लगातार न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब देखिए हमारे खबर का असर हुआ है। जो लड़की अगवा की गई थी, जो नाबालिग लड़की, उसे रिहा करा लिया गया है। लड़की को सिवान से रिहा कराया गया और यहां से एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। मैं आपको बता दें कि 23 अगस्त को लड़की को अगवा किया गया था। जा चुकी है, साथ ही जो अभियुक्त था वो भी पकड़ा गया है। आज क्या कुछ जानकारी? आगे जो प्रक्रिया है उसकी मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में बयान कराया जाएगा। और एक बार फिर आपको बता दें, पटना के आईजीआईएमएस में आज एक बड़ा हादसा टल गया है। आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे की छत
अचानक गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय तीसरे फ्लोर पर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। आईजीआईएमएस में राज्य के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का निर्माण 120 करोड़ की लागत से हुआ था। 1 साल पहले सीएम ने इस संस्थान का उद्घाटन किया था और बीते 1 महीने से मरीजों का यहां इलाज भी हो रहा था। लेकिन आज देखिए 2 कमरों की छत कैसे यहां गिर गई। और आईजीआईएमएस का अधीक्षक मनीष मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, कैसे यह हादसा हुआ, कोई जानकारी दे पाएंगे आप? ये गलत न्यूज है जी। मैं इसकी खंडन करता हूं। ये कोई छत किसी कहीं का नहीं गिरा है, न स्टेट कैंसर का, न किसी संस्थान में कहीं पे भी ऐसा हुआ है। जी। हमारे यहाँ ओटी का निर्माण कार्य चल रहा था। ओटी के बीच 2 ओटी के बीच में दीवार थी। इस दीवार को तोड़ के एक ओटी बनाना था, यानी 2 छोटे ओटी को मिला के एक बड़ा ओटी बनाना था। जी। तभी वहां के उपकरण लग पाएंगे। जी। और इसको करने के लिए, काम करने के लिए दोनों तरफ लोग मौजूद थे। एक तरफ का जो वहां वर्कर था वो उसको तोड़ रहा था, और दूसरे तरफ का वर्कर जो था वो मोबाइल पे बात कर रहा था। जी। उसको पता नहीं चला कि दीवार तोड़ा जा रहा है, और दीवार के कुछ टुकड़े उसके पैर पे गिरे और उसका फ्रैक्चर हो गया, और उसकी इलाज हम लोग कर रहे हैं। वो खतरे से बाहर है। ये भ्रामक बातें पता नहीं कहां से फैलाई जा रही है। लेकिन मनीष जी, आप जिसे भ्रामक कह रहे हैं, आपके आईजीएमएस के एक गार्ड ने बताया कि धड़ाम से आवाज आई कि आपके गार्ड को यह पता नहीं होगा कि दीवार टूट रही है, और हम छत भी दिखा रहे हैं। ऊपर से दीवार टूटती तो बीच से ऊपर का हिस्सा भी टूटा है। मनीष जी, दीवार देखिए, ओटी जो होता है वो ओटी में फॉल्स सीलिंग भी रहती है और दीवार भी रहता है। जी। ठीक है जी। तो जब आप दीवार तोड़ते हो तो फॉल्स सीलिंग थोड़ा डैमेज होता है। जी। और कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन आपके गार्ड को पता नहीं होगा कि दीवार टूट रही है या फिर कोई और चीज है, धड़ाम से गिरने की आवाज है। आपका बयान भी आप सुन सकते हैं। नहीं, गार्ड इज नॉट द अथॉरिटी, और गार्ड की पोस्टिंग तो वहां है ही नहीं। गार्ड तो वहां रहता ही नहीं है। किसी गार्ड को तो आपने खड़ा किया था, हमारे सहयोगी ने बाकायदा उनसे बयान भी लिया है। नहीं, गार्ड के किसने बयान लिया है मैं नहीं जान सकता हूं। आप अगर इस वक्त न्यूज 18 देख रहे होंगे तो आप तस्वीरें देखकर बताएं कि क्या यह दीवार है, क्या यह फॉल्स सीलिंग है, अगर देख पा रहे हैं तो। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं पेशेंट्स के बीच में हूं, पेशेंट देख रहा हूं। और देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार तस्वीर भेज रहे हैं। हम दीवार दिखा रहे हैं, दीवार के साथ साथ ऊपर की छत भी दिखा रहे हैं। फॉल्स सीलिंग की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहां पूरी की पूरी छत नीचे जमीन पर है। मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं पेशेंट्स के बीच में हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी पूरी जानकारी शायद इस वक्त नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ दीवार नहीं, यहां छत भी नीचे गिरी है। और 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और 120 करोड़ की लागत से। लेकिन यहां देखिए कैसे यह धड़ाम से नीचे गिरा, और गनीमत रही कि जिस वक्त ये छत नीचे गिरी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी ये हो सकता था। और बात गोपाल मंडल की, वही गोपाल मंडल जो अक्सर विवादों में रहते हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आपत्तिजनक हरकत को लेकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, और यह एफआईआर जो है नई दिल्ली रेलवे पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है, और केस को पटना ट्रांसफर भी किया जाएगा। मामले की तफ्तीश बिहार पुलिस और जीआरपी करेगी। तो तस्वीरों में देखिए, तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गोपाल मंडल के बारे में कहा जा रहा था कि वो बनियान और कच्चा अंडरवियर पहनकर घूम रहे थे, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज किया गया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। दिल्ली में एक केस दर्ज हुआ है, लेकिन इस केस को कहा जा रहा है पटना रेफर किया जाएगा, वहां भेजा जाएगा, उसके बाद यहां छानबीन की जाएगी। तो गोपाल मंडल जो है विवादों से पुराना नाता है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कब कब विवादों में रहे हैं और क्या क्या उन्होंने कहा है। देखिए, मार्च 2021 की बात बता रहे बांके के बौसी में जमीन के मामले में। तो जनवरी 2021 में एमपी एमएलए बनने के लिए मसल्स पावर और मुंह में बोली की बात कही थी। देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी ने पीएम के मंच पर मुझे टोका नहीं, इसलिए वो हार गए। ये तमाम तरह के बयान जिसके जरिए गोपाल मंडल अक्सर विवादों में रहते थे, और हाल ही में उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर भी अलग तरह का बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पलटकर कहा कि वो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन अब नया मामला देखिए, नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गया तेजस एक्सप्रेस में। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हैं तेजस एक्सप्रेस की है, जो हाल ही में पटना से दिल्ली के लिए शुरू हुई है। राजधानी एक्सप्रेस को तेजस एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया गया, और वहां ये तस्वीरें सामने आई है, और गोपाल मंडल पर बदसलूकी का आरोप लगा। ऐसे कपड़े पहनकर वो ट्रेन में घूमते नजर आए हैं। दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई और कहा जा रहा है कि वहां से इसे पटना ट्रांसफर किया जाएगा और अब यहां छानबीन की जाएगी।
इधर पीड़ित जो है प्रहलाद पासवान ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सफाई को नकारा है। उन्होंने गोपाल मंडल पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही गंदा पानी पिलाने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बाथरूम गया, उधर से लौटे, अपने सहयोगियों को बताया, फिर चारों मेरे पास आए, हाथापाई किए, मारी पीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, मेरा मतलब पूरा जाति सूचक शब्दों से किसी ने पता कर लिए होंगे कि जरा इसका चार्ट देख के बताओ कौन सा जात है, कौन नाम है, तो उसको कह के पूरा और गंदा पानी पिलाने का भी उन्होंने हमको काम किया है। उनकी तरफ से मारपीट भी हुई, गाली गलौज भी की गई। उनके लोगों ने किया, वो तो कह रहे हैं कि कोई गाली गलौज नहीं हुआ, केवल तुम तड़ाम करके बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन गाली गलौज हमारी तरफ से नहीं की गई। और दूसरा, मारपीट की घटना नहीं हुई। इस तरह की घटना से वो इनकार कर। मेरा उंगली गवाह है, देखिए मेरा अंगूठी यहाँ था कि यहाँ अंगूठी था, जो नहीं है रात में ही लोग अथी कर लिए हैं, यहाँ अंगूठी था, यहाँ था, और एक गले में चैन था 2 भर का जो खींच लिए। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में घिर गया और इस बार तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उन्होंने आपत्तिजनक हरकत की है। विधायक की हरकत से सहयात्रियों को परेशानी हुई, जिसके बाद मौके पर जीआरपी पहुंची और मामला शांत कराया गया। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद विधायक ने अपनी हरकतों पर सफाई दी, लेकिन उनके खिलाफ नई दिल्ली के रेलवे थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। विवाद और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल साथ साथ चलते हैं, कभी विवादित बयान देकर तो कभी अजीब हरकतों की वजह से। तभी तो जेडीयू के दबंग विधायक एक बार फिर से विवादों में। गोपाल मंडल पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो विधायक के साथ ही उनके समर्थकों ने भारी हंगामा कर दिया। आखिरकार दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत कराया। दिल्ली पहुंचने पर विधायक गोपाल मंडल ने न्यूज 18 पर पेट खराब होने की बात कहकर सफाई दी। ये बात सच्चाई है। वेटिंग रूम में थे, वेटिंग रूम में एक बार गए, हम सोचे ठीक हो गए। उसके बाद फिर जब ट्रेन पर चढ़े ना, कुछ ही देर के बाद खुलने के बाद हमको लैट्रिन लग गई। वैसे विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ नई दिल्ली रेलवे थाने में एक यात्री की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। और देखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी विधायक गोपाल मंडल की हरकत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को हमेशा सभ्य आचरण की उनसे उम्मीद की जाती है। हमारी पार्टी सभ्य आचरण के लिए जानी जाती है। बाथरूम जा रहे थे, क्या था, और एक बार उनसे जानकारी लेंगे कि किस परिस्थिति में ये घटना हुई। लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी या हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सभ्य व्यवहार, सभ्य आचरण पब्लिक प्लेस में अदरवाइज भी करें, ये तो जरूर हम लोग अपेक्षा रखते हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो और ज़्यादा अपेक्षा रहता है कि ये उनका जो कंडक्ट और बिहेवियर, लेकिन जरूर जानकारी हम लोग लेंगे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आपत्तिजनक हरकत में बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ट्रेन किसी का घर नहीं होता है, जहां जैसे मर्जी वैसे सफर कर सकते हैं। ट्रेन तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए। इधर सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी के गुलजार बाग और त्रिपोलिया स्थित बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में खुदाई स्थल का निरीक्षण किया। सीएम ने बताया कि पटना सिटी प्राचीन पाटलिपुत्र का इलाका है, यहां लोगों को विस्थापित करना संभव नहीं है, इसलिए जहां सरकारी जमीन है वहां पुरातत्व विभाग खुदाई से इतिहास के बारे में कई जानकारी मिल सकती है। जिन जगहों पर खुदाई हो रही है वहां 2000 साल से भी पुराने अवशेष की जानकारी मिली है। शुरू से विचार है, ये तो पाटलिपुत्र ही न है, जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है। तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है। तो अगर कहीं कहीं भी कुछ जमीन सरकारी जमीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने 1-2 जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा, तो उसी को।
इधर हवाई यात्रा में दरभंगा ने पटना को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसत बुकिंग में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। पटना में एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही, तो वह दरभंगा में औसतन 150 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा से विमान सेवा शुरू हुई और 9 महीने से भी कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट उम्मीदों से आगे निकल गया। दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसत बुकिंग में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। पटना में एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, तो वहीं दरभंगा में औसतन 150 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। ये एयरपोर्ट जो है कहे तो पटना एयरपोर्ट को भी टक्कर दे रहा है और यही कारण है कि जो सीएम आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो सीएम ने यहाँ आकर खुद से विजिट किया और यहाँ के जो व्यवस्था है उसको भी देखा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है उसके लिए भी जो है निर्देश दिए। 1 सितंबर को दरभंगा आने जाने वाले 10 विमानों में 1440 यात्रियों ने बुकिंग कराई, जबकि पटना एयरपोर्ट पर 66 विमानों में मात्र 8755 यात्री ही आए गए। 2 सितंबर को दरभंगा हवाई अड्डे पर 14 उड़ानों में आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1708 रही, जबकि 2 सितंबर को यात्रियों की आवाजाही 4 लाख से अधिक हो गई है। सक्सेसफुल अगर एयरपोर्ट कोई इमर्ज किया है तो वो दरभंगा एयरपोर्ट है। ये कितना सक्सेसफुल एयरपोर्ट जो जब आप छोटे शहर में जाकर के बनाते हैं, तो कितना एस्पिरेशन लोगों का हो गया है ट्रेवल करने का, और जो ग्लोबली जो खास करके मिथिला के लोग हैं उनके लिए तो इससे बड़ा खबर, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी उससे वहां बढ़ गया है। दरभंगा से फिलहाल अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ान है, लेकिन जिस ढंग से दरभंगा एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में दरभंगा हवाई अड्डा और भी कई कीर्तिमान बनाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कोरोना काल में बाढ़ की त्रासदी कटिहार के लिए दोहरी मार लेकर आया है। दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में अपने राज्य आए प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट गहरा गया। प्रवासी मजदूर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कटिहार के प्राणपुर में मजदूरों से बातचीत के हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बिहार के कुछ इलाकों में इस बार कोरोना के बाद दोहरी मार पड़ा है। तस्वीरें कटिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा के साझा की है। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग पटुआ खेती के सहारे कुछ रोजगार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हुआ क्या, कोरोना काल के दौरान रोजगार ठप होने के बाद बड़े पैमाने पर मजदूर अपना घर लौट कर आए और उम्मीद था कि यही खेती पर किसी तरह अपने घर परिवार के लिए रोजगार ढूंढेंगे, लेकिन अब खेत डूबा हुआ है। क्या होगा आगे की जिंदगी, क्या हो गया? बाहर से आए थे, क्या उम्मीद था? जी, यहाँ के लोग तो जितना ही है किसान विभाग के लोग हैं, और जो गरीब आदमी हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कोलकाता जहाँ कहीं भी जाते भी हों, वो लोग गए लॉकडाउन के कारण काम करने के लिए, वहाँ फंस जाने के बाद में बहुत सारे तो दुनिया को पता है कि लॉकडाउन किस तरह से बुरी हालत लाया। फिर यहाँ आए दूसरी लॉकडाउन के बाद जब सुधार हुआ, फिर बाढ़ पीड़ित में आए। बाढ़ पीड़ित के आनंद में लोगों को जीने के लिए यहाँ कोई भी खेती सही ढंग से नहीं है, और कोई भी जना अभी तक जो है। चाहते क्या है? हम लोग यहाँ चाहते हैं कि सरकार को हम लोग मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को देखे और सही ढंग का जो भी फसल का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसके लिए भी देखे, और हम लोग जो डूबा प्लास्टिक चूड़ा जो भी कुछ अनाज वगैरह सुखाना जो भी होता है वो चीज़ हम लोगों को यहाँ के लोगों मुहैया होना चाहिए। में अब तक भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, जो ये स्थिति है कोरोना के बाद बाहर आ गया, क्या चाहते हैं? सरकार क्या निजात दिलाए? क्या सरकार तो है कि सबसे पहले जो यहाँ के गरीब मजदूर जो कोरोना के पूरे देश में पूरे दुनिया में महामारी फैलने के वजह से जो लोग पलायन होकर घर आए, तो लोगों को लगा कि यहाँ अपना रोजी रोटी करके अपना ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये जो बाढ़ आया तो बाहर से सबसे पहले जो हमारे जितने किसान भाई थे, आप देख रहे हैं अगल बगल में पानी है, पटवा है, जूट है, धान है, जो लोगों की उम्मीदें थी कि इस फसल से कम उससे कुछ हमारा उपार्जन होगा और हम अपना ज़िंदगी का दिनचर्या को गुजारेंगे। लेकिन कुदरत का कहर ने, ये बाढ़ ने, आपदा जो आया तो उनको भी
तमाम फसलें यहाँ की नष्ट हो गई और हमारे जो मजदूर भाई आए थे उनको कोई भी काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है तमाम किसानों का जो फसल जो नष्ट हो गया, क्षति हो गया, उन फसलों का सरकार मुआवजा दे। तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए दोहरी मार है, क्योंकि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में मजदूर प्रदेश से घर लौट कर आए थे और अब खेत डूबे होने से कृषि का जो ऑप्शन था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोग बड़ी राहत का उम्मीद कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर की पहचान माना जाने वाला राइफल एसोसिएशन संसाधनों की कमी और गबन की वजह से अपनी पहचान खोता जा रहा है। अत्याधुनिक शूटिंग राइफल और ढंग का शूटिंग रेंज नहीं होने की वजह से शूटर्स को यहां काफी परेशानी हो रही है। तो ये सूत्रधार या सेक्रेटरी वो थोड़ा गड़बड़ आ गए, उन्होंने इस पर ध्यान न देके सिर्फ अपना परिवार को सेट करने के पीछे कितने बच्चों का लाइफ बर्बाद किया और स्वार्थी बन के सबको नाश किए। अंत में अभी 6 महीना पहले हम लोग 3-4 आदमी को इतना बुरा लगा तो हम लोग फिर तैयार हुए। हमारे पास में मैच ग्रेड का वेपन नहीं है, हमारे पास में ओपन साइड राइफल है जो कि NR मतलब नेशनल रूल के लायक है। ISSF के मानदंड के मुताबिक वेपन नहीं है। वेपन के लिए पैसा प्रोक्योर करके रखा गया था 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया के करीब, उसको पूर्व सचिव ने जो है सो गबन कर लिया। अभी एसोसिएशन के पास अपना हथियार वैसा नहीं है जिससे प्लेयर खेल सकें, तो इंडिविजुअली भी कोई अगर प्लेयर चाहते हैं कि हम अपना खुद का हथियार खरीदें, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय या और भी जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा लाइसेंस नहीं निर्गत किया जाता है। जो अच्छे प्लेयर जिनके पास खरीद सकते हैं लेकिन वो लाइसेंस नहीं रहने के बावजूद वो हथियार नहीं लेते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।